हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में आपके स्वागत है। मैं दिनेश गुराम। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, जिसमें आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर मैसेज करिए। इसी लेक्चर के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स मिलेगा, उसमें मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज में, तो आपको कहीं ना कहीं से रिवाइज। आज एक हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही आसान है। लेसन का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात तो समीकरण आप जानते हो, जिसके राइट साइड में क्या हो, बराबर लगा कि जीरो लिखा हो, उसको तो है समीकरण हम बोलते हैं। तो समीकरण में द्विघात को पहले हम तोड़ देते हैं। तो इसके पहले हम चलो थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे एक घातीय समीकरण। क्या पढ़े हो? एक घातीय समीकरण आप पढ़े होंगे, जिसमें आपने ऐसे पढ़ा था ए एक्स प्लस बी बराबर कितना? जीरो। इसी को अब जानते हो, दो नामों से जानते हैं। एक रैखिक समीकरण के भी नाम से जानते हैं, या आपसे ऐसे कहा जाता है कि रैखिक समीकरण। पिछले क्लास आपने पढ़ा था किसमें? रैखिक समीकरण। दो नामों से जानते हैं इसको, चाहे इस नाम से कहा जाए चाहे इससे। रैखिक समीकरण जिसका मतलब क्या होता है? एक रेखा होता है। ऐसे एक रेखा खींची जाए तो वो रैखिक समीकरण होता है। आज हमें क्या पढ़ना है? जिसमें x की घात कितनी हो? एक होती हो, रैखिक समीकरण। अब आप आ जाइए इसमें द्विघात। अगर इसको तोड़ोगे तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और घात का मतलब क्या होगा? घात। तो जिसमें क्या हो? चर की घात दो। अगर सिंपल सा है, यानी जिसमें ऐसा समीकरण, या जिसमें बस थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जिसमें चर की अधिकतम या चर की अधिकतम लिख दे रहे हैं, अधिकतम घात कितनी हो? दो है। यानी अधिकतम दो होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। या सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक्स स्क्वायर, ये क्या? एक द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर जीरो, ये भी एक द्विघात समीकरण है। या ऐसे लिख दिया जाए 2y स्क्वायर और प्लस वाई और प्लस 5 बराबर कितना? जीरो। तो आप देखो y के रूप में ये क्या है? द्विघात समीकरण। ये भी ऐसे आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम ऐसे लिख दें 2z स्क्वायर और प्लस 3z और प्लस 8 बराबर कितना? जीरो। तो हमें केवल क्या देखना है? z की घात, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो ऐसे व्यंजक जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो? दो हो, उसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो आपने देखा कि जिसमें चर की घात कितनी है? सबसे बड़ी दो है, इसलिए ये भी होगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर आपको ना समझ में आए तो हम लिख देते हैं कि अधिकतम घात या सबसे बड़ी घात लिख दो। चर की सबसे बड़ी घात, बड़ी घात कितनी हो? दो हो। ये आप हमेशा याद रखना, चाहे जैसा होगा आप पहचान लोगे। अब समीकरण है तो हमेशा राइट साइड क्या दिखने को? जीरो रहना चाहिए। ये बराबर के जीरो होगा और इस तरफ क्या होना चाहिए? इसमें समीकरण। अब एक इसमें आपको व्यापक अगर बात किया जाए, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण अगर बात किया जाए, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण अगर हम इसकी बात करते हैं, व्यापक समीकरण, तो ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसी फॉर्मेट में मिलेगा। इससे बड़ा समीकरण कोई भी द्विघात समीकरण। एक और कंडीशन ये जरूर याद रखना, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर सपोज कर लो ए जीरो हो जाए तब क्या होगा? अगर ए को हम जीरो गुणे एक्स स्क्वायर कर दें और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जीरो से किसी भी नंबर को या अचर को गुणा कराए जीरो आता है, तो देखो कितना हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या द्विघात समीकरण? कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितना? एक है। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। तो हमें इसीलिए कहा गया ए का मान कभी जीरो नहीं हो सकता, बी का मान जीरो हो सकता है, सी का मान जीरो हो सकता है, लेकिन ए का मान जीरो नहीं हो सकता। और जहां ए बी सी क्या है, अगर आपसे कहा जाए तो यहां पर क्या है? जहां ए कामा बी कामा सी अचर क्या है? अचर पद है। यानी कुछ भी हो सकते हैं ए बी सी के बराबर, बट याद रखना है कि यहां पर ए का मान जीरो कभी भी नहीं हो सकता। अगर ए का मान निगेटिव होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
ए का मान कभी जीरो हो गया तो द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा, इसका कंडीशन होता है। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है द्विघात समीकरण का आकार कैसा होता है, केवल आकार पूछा जाता है। तो इसका आकार की बात किया जाए तो आकार कैसा होता है, अगर आकार की बात करें तो इसका आकार ऐसे होता है, इस तरह बन जाए, या आपको इस तरह दिख जाए, या ऐसे दिख जाए, या ऐसे दिख जाए। इस तरह की आकृतियां होती है, बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन बस आप आकृतियां, इस आकृतियों को नाम क्या होता है, तो नाम याद कर लीजिए, इसका नाम होता है परवलय। आपसे पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसे बनती है, यानी द्विघात समीकरण की आकृति कैसे बनती है, यानी चित्र इसका कैसा होता है, एक वक्राकार, उस वक्राकार को हम क्या बोलते हैं, ये वक्राकार है, इसको वक्र होता है, पूरा बंद नहीं, ऐसे खुला रहेगा, ना किसी चीज इधर किसी बंद हो जाए, ये बंद नहीं होगा, हमेशा खुला होगा, तो ये वक्राकार है, ये वक्राकार है। तो वक्राकार में देखो कैसा है, तो इसका परवलय। तो आपसे पूछा जाए, पेपर में पूछा भी गया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का वक्र कैसा है, यानी इसका कर्व कैसा होता है, तो कर्व हमेशा याद रखना परवलय, क्या परवलय। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, इसमें एक इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बराबर 0 नहीं होगा। बस ये हमें सीखना था और इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को पहचान लेते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज को। बस इसमें बहुत छोटी एक्सरसाइज है, आप पिछले क्लास में पढ़ के भी आए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना है। चलिए एक्सरसाइज 4.1 में लिखा हुआ है जांच कीजिए। इसको आपको क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जो समीकरण दिया जाएगा उसको चेक करना होगा कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तभी हमने एक समीकरण आपको बताया, ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जितना समीकरण दिया गया सबको इसी फॉर्मेट में चेंज करो, और x की घात कितनी आनी चाहिए, 2, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यानी ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ax स्क्वायर वाला 0 नहीं होना चाहिए, इधर पूरा 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण है। तो चलिए आइए फिर हम इसको क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। अब इसको आपने सूत्र पढ़ा है, सूत्र आप ये पढ़े होंगे कि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना b स्क्वायर। इसी के फॉर्मेट में तोड़ो इसको, जब आप तोड़ेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस कितना 1 का स्क्वायर, यानी a के स्थान पे हमने x रखा और b के स्थान पे 1 और इधर गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 2x और 3 दूनी कितना 6, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे तो ये 2x और प्लस 1 हो जाएगा। इसको सबको लेफ्ट साइड ले, माइनस 2x और प्लस कितना 6 बराबर 0। देखो माइनस ये कट गया क्योंकि माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर देखो ये कितना 6 1 7 बराबर कितना आ गया 0। तो ये द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि x के सबसे बड़ी घात हमें 2 प्राप्त हो गया, अगर 2 नहीं प्राप्त होता तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्या है, यह द्विघात समीकरण है। यही आपको करना है कि सारे क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान अगर देखोगे यहाँ a होता है तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, तो a बराबर कितना 1 है, नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। जब 0 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या है, द्विघात समीकरण। तो यही चीज़ हमें पहचान करना है, जैसे हो सबको एक्सपेंड करो, प्रसार करो, इसके बाद राइट साइड 0 कर लो, जितनी वैल्यू सबको लेफ्ट साइड ले आओ, और ध्यान देना x की बड़ी घात कितनी 2 होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं मिलनी चाहिए, ना तो छोटी मिलनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाला गुणांक सदैव होना चाहिए, अगर रहेगा तो हमारा कैसा द्विघात समीकरण। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फिर दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर, पहले का सेकंड है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और इक्वल माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है माइनस 2x और इसको गुणा करो 3 दूनी माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो इसको गुणा कराओगे 2x। अब सबको लेफ्ट साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और इस तरफ आएगा
-2x हो जाएगा और -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड जब रहता है कोई वैल्यू उसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता बदल जाता है। तो चिन्ह बदल गया तो x² माइनस 2 कितना हो जाएगा 4x और माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है +6 बराबर कितना 0। क्या इसमें भी प्राप्त हुआ? x की सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। बस आपको यही लिखना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए ऐसे थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड नंबर लिखा हुआ है कि x-2 फिर ब्रैकेट में x+1 और फिर लिखा हुआ है x-1 और फिर लिखा हुआ है x+3। तो ऐसे तो हम किसी समीकरण को नहीं बताना है, किस बताना है इसको सॉल्व करके फिर दिखा देना, प्रूफ है इसके साथ। जब प्रूफ है तो हमें इसे प्रूव्ड करना है। चलिए इसको इससे गुणा कर, x से x में गुणा कराओ x², x से 1 में गुणा कराओ x हो जाएगा, -2 से x में गुणा कराओगे 2x और माइनस प्लस गुणा माइनस 2 1 के 2। ऐसे इधर इसको इधर से गुणा करें, x से x में गुणा कराओगे तो x² आएगा और इसके बाद 3 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा +3x हो जाएगा। अब 3x हो गया, अब इसके बाद क्या करें 1 से गुणा कराएं। अगर 1 से x में गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा -x और फिर 1 से 3 में गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आगे क्या करिए आप इनको जोड़ दीजिए, जैसे जुड़ते हैं x² 2x में -x घटाएंगे तो x हो जाएगा -2 और x² इससे घटाए 2x 3x में से -x घटाओगे तो कितना बचेगा 2x -3। सबको लेफ्ट साइड ले आइए तो x² -x -2 ये प्लस है, इस तरफ लाएंगे तो x² ये भी -2x और प्लस कितना 3 बराबर 0। देखो आप ध्यान से ये प्लस माइनस है ये प्लस है तो कट जाएगा। अब आप देखो इसके साथ तो इसको जोड़ सकते हो तो माइनस कितना 3x और इसके साथ हम क्या कर इसको घटा देंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा बराबर 0। अब एक चीज़ देखो क्या यहाँ x की सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है, तो इसीलिए क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस यही चीज़ हमें करना है, चाहे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों को गुणा करा लीजिए। ध्यान देना कि लेफ्ट साइड जो आना चाहिए उसमें x² आना चाहिए, अगर x² नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला पहले का और कौन देखते हैं। ऐसे ये हो जाएगा, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, ऐसे ये हो जाएगा, इनको भी सॉल्व कर लो। चलो इसको हम बताते हैं 6 नंबर लिखा हुआ है 6 नंबर x+2 का होल क्यूब बराबर देखो लिखा हुआ है कि 2x और ब्रैकेट में x² -1। तो यहाँ एक सूत्र होता है a+b का होल क्यूब, आपने पढ़ा होगा a+b का होल क्यूब बराबर a³ और प्लस कितना b³ ब्रैकेट में a+b ये होता है, यानी 3ab ब्रैकेट में a+b। तो अब सेम इसी फार्मूले रखो तो रखेंगे तो यहाँ पर कितना x³ हो जाएगा +2 का क्यूब फिर 3ab। a की वैल्यू कितना है x है और b की वैल्यू कितना है 2 है, ब्रैकेट में x+2 और राइट साइड गुणा कर 2 से इसमें गुणा कराएंगे 2x³ हो जाएगा, क्योंकि x गुणा घाते जुड़ती है। इसको इससे 1 से गुणा कराएंगे तो ये -2x हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब क्या करिए x³ हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है आप जानते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और फिर लिख सकते हैं x+2 हो जाएगा बराबर 2x³ माइनस कितना 2x हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व करिए x³ और +8 और इसको गुणा 6 से x में गुणा कराओगे तो 6x², 6 दूनी कितना +12x हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले लो तो माइनस कितना 2x³ और प्लस कितना 2x बराबर 0 आ गया। आप इसके साथ देखो यहाँ पर 2x³ है, अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -x³ आ जाएगा इस पे। फिर देखो 6x² तो हम 6x² लिख दिए, ये 12 है और 12 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 14x प्लस कितना 8। आप एक चीज़ देखो x की सबसे बड़ी घात कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ 3 है, तो ये त्रिघातीय समीकरण है। जब त्रिघातीय है जो हमने आपको बताया था x की सबसे बड़ी घात उस व्यंजक में कितनी दिखनी चाहिए 2 दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी आ गई 3 आ गई, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लिख सकते हो क्योंकि चर की घात कितनी है
चर की घात 3 है, जबकि हमने बताया था चर की घात कितनी, अधिकतम सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। तो बस ऐसे आप छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसमें कैसा है, सेम ऐसे फॉर्मेट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, सेकंड को। जब ये सेकंड को देखते हैं, सेम इसी फॉर्मेट पे है, क्वेश्चन को यहाँ पे कर देते हैं। और हमें पास कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में क्या करिए, लिखिए। आपको क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, बट सॉल्व नहीं करना है इस चैप्टर में, यानी समीकरण को बनाना है। एक चीज याद रखना, इसमें एक ही चर में जाएगा। जैसे पिछले वाले हम 2 चर वाले रेखे से x और y पढ़ते थे, लेकिन इसमें या तो x के रूप में बनाइए समीकरण, या तो y के रूप में, या तो z के रूप में। लेकिन एक ही चर में आप देखिएगा, 2 चर में दे दोगे तो गलत हो जाएगा और कभी आंसर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या कह रहा है, समीकरण बताना है इसका। दूसरे का पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई कह रहा है दुगने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या, क्षेत्र की लंबाई जो चौड़ाई और दोगुने से 1 अधिक है, तो आपको सबसे पहले कहा गया तो आयताकार भूखंड की मानिए क्या मान ले, आयताकार भूखंड। अगर हम बात करते हैं कि भूखंड की चौड़ाई मान लीजिए, भूखंड की चौड़ाई कितना मान ले, x, ये भी किस में, मीटर में है, तो मीटर में हमने मान लिया। अब आप देखो फिर दूसरा कह रहा है कि भूखंड की चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, लेकिन कहा गया तो लंबाई चौड़ाई से दोगुने से अधिक है, इसीलिए लंबाई के बाद चौड़ाई से तुलना की गई, तो हमने चौड़ाई माना। फिर आप मान लीजिए आयताकार भूखंड की लंबाई, बताइए लंबाई कितना हो जाएगा, जैसे कहा वैसे कर दीजिए। इन्होंने क्या कहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई कितना x है, फिर कहा गया दुगना कर दिया। फिर इन्होंने क्या कहा, 1 अधिक है, तो 1 अधिक होने पर 1 जोड़ दीजिए, ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। आ समझ में, जैसे कह रहा वैसे कहना पड़ेगा। हमने चौड़ाई मान लिया, चौड़ाई मानने के बाद लंबाई इन्होंने कहा चौड़ाई के दुगने, तो 2 से गुणा करा दिया। फिर कहा 1 अधिक है, अधिक में हमेशा क्या कर प्लस, और कहता कि कम है तो माइनस करते। अब दिया गया आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, देखें यहां पर लिखा गया 528 मीटर स्क्वायर, ये इतना लिखा गया। तो चलिए बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई। यही तो होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना, 528। तो लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x है, ये तो है, तो बराबर कितना 528। x से 2x में गुणा कराओ तो ये 2x² और इसमें x से गुणा कराएं x हो जाएगा, यानी x से पहले इससे गुणा कराएं तो ये 2x हो गया, इसमें गुणा कराएं x हो गया, बराबर कितना 528। इसको इधर ले आओ, 2x² और प्लस x माइनस कितना 528 बराबर कितना 0। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इन्होंने सॉल्व करने को नहीं कहा था, केवल यही कहा था कि इसको निरूपित कीजिए। तो देखो यही कहा था समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो निरूपित करना हो गया। तो चाहे जैसे क्वेश्चन कहा जाए, बस आपको निरूपित करना है, सॉल्व नहीं करना है। चलिए ये हो गया, इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा गया है, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 316 है, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करो। बट हमें पूर्णांकों को नहीं निरूपित करना है। तो अगर कभी भी पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब कह दिया जाए, जैसे पूर्णांक क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है याद रखना क्रम से आने वाले, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5,
या हम कहें 7 के बाद क्या कहोगे 8 आएगा, या 17 के बाद क्या आता है 18, 18 के बाद 19। तो ये कर्मागत है, कर्मागत मतलब क्रम से आने वाले। तो आप देखो क्या किया गया, इसमें +1 जोड़ दिया गया आ गया, इसमें 1 जोड़ दिया +1 आ गया, इसमें हमने +1 जोड़ दिया आ गया, इसमें +1 जोड़ दिया, इसमें भी देखो +1 जोड़ा और इसमें भी +1। यानी कर्मागत संख्या प्राप्त करने के लिए क्या हम मान लेते हैं 1 जोड़ते तो आ जाता है। तो इसमें कितनी है 2 कर्मागत संख्याओं, तो मान लेंगे कि माना पहली कर्मागत, देखो इसमें मानते हैं कि 2 कर्मागत कह रहा था, तो मान लिया पहली कर्मागत माना पहली कर्मागत संख्या क्या हो जाए x हो जाए। कभी भी कहा जाए तो x मानिए 1 को, और फिर इसके बाद दूसरी जब मानना हो तो अभी हमने बताया कि कर्मागत का मतलब कोई संख्या का अंतर ना हो। जैसे 7 के बाद 8 होता तो +1, 18 के बाद क्या था +19। तो हमेशा कर्मागत रहेगा, उसमें ये नहीं एक नंबर का गैप होना चाहिए। तो आप क्या कर दो, इसको x + 1 कर दो। क्यों किया, क्योंकि कर्मागत आने वाले हमेशा एक नंबर जोड़ने से उसके क्रम में प्राप्त हो जाती है। अब जैसा कह रहा है कि दोनों कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, तो देखो इसमें कह रहा है दोनों कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, देखो 306 लिखा हुआ है ना 306। अब पहला x लिखिए और गुणे कितना x + 1 लिख दीजिए, बराबर कितना 306 हो जाए। अब x से x में गुणा कराओ x², 1 से गुणा कराओगे तो x हो जाएगा बराबर 306 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो x² + x माइनस कितना 306 बराबर कितना 0। ये चीज़ हमें करना था, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व अभी अगले एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे हम। बस यहाँ पर समीकरण बनाना सीख रहे हैं, तो समीकरण बनाना आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3rd नंबर क्वेश्चन। रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है। तो आप इसको सेम सॉल्व करना है, क्योंकि पिछले वाले एक्सरसाइज में हम इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे। नहीं सॉल्व करना तो कमेंट्स बॉक्स में फिर मैसेज कर देना, हाँ सर नहीं सॉल्व किया, तो हम आपको बता देंगे। चलिए एक थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, मतलब यक्स की अगर मान लिया जाए तो समान, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले लेती है। तो इसे कह रहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। यदि इसमें कह रहा है कि 3 घंटा अधिक ले ले, तो इसमें समान चाल नहीं मालूम है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है, चाल x है, ये आपने माना। और किसमें मानेंगे, किलोमीटर पर हावर में, ये आपको लेना है। इसकी रेलगाड़ी की चाल पता चल चुकी। अगर रेलगाड़ी की पता चल चुकी तो देखो दूरी दी गई है, तो दूरी कितना तय करना है 480 किलोमीटर, ये हमें तय करना है दूरी इतना। अगर समान चाल से तय करती है तो उसके द्वारा समय कितना लगेगा, तो समय निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पहली स्थिति लिख देते हैं। पहली स्थिति में जब रेलगाड़ी क्या है समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी को दूरी तय करने में लगा चाल, तो ऐसे लिख देते हैं समान चाल से चलते हुए रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। अगर समय निकालो तो समय का फार्मूला क्या होता है, तो समय बराबर क्या होता है आप जानते होंगे कि दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर साइंस में क्लास 9th में दूरी बटा कितना होता है समय। तो समय को यहाँ लेके चले जाओ और चाल को यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा। अब आप देखिए इसको T1 मान लो, तो दूरी कितना है 480 ही है, और चाल कितना है x था। आप छोड़ दीजिए, ये किस में घंटे में था, इसको ऐसे छोड़ देते हैं।
दूसरी शर्त फिर क्या कह रहा है कि यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो लिख देते हैं चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, कि नई चाल, ऐसे लिख दो नई चाल, क्योंकि चाल तो बदल जाएगी। तो कितना, पहले x से चल रही थी, अब 8 हमने कम कर दिया, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, कम हो गया, तो नई चाल आ गई। फिर भी दूरी उतनी ही तय करनी है, तो नया समय क्या हो जाए, अगर आप निकालोगे तो नया समय क्या हो जाएगा, नया समय यानी फिर समय ले लेगा, आप मान लीजिए t2 हो जाएगा। तो हमें वही फार्मूला दूरी बटे कितनी, नई चाल, नई चाल इसकी निकालो तो कितना हो जाएगा, t2 बराबर दूरी कितना है 480 है, और नई चाल कितना x माइनस 8 हो गया, ये भी आ गया। फिर इन्होंने अब क्या कहा कि दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले लेते हैं। मतलब क्या करती थी, अगर पहले चलती थी तो वो क्या करती थी, इतना स्टीबल समय लेती थी और इसके बाद दूसरे के, लेकिन इसको चलने में अगर गाड़ी की चाल स्लो हो जाए, कम होने का मतलब कोई जा रहे थे 20 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कम हो गए तो 12 किलोमीटर हो गए, तो आप ज़्यादा समय, जैसे आप साइकिल से जाते समय, आप कहीं स्कूल जाते समय तो आपको कम समय लेगा, लेकिन आप पैदल जाओगे तो ज़्यादा समय ले लेगा। तो सेम वही है, अगर आप साइकिल से जा रहे थे बाद में पैदल जाने लगे तो आप कॉलेज 20 मिनट पहुँच जाते हो, अब कहा गया पैदल जाने तो 3 मिनट आप क्या हो लेट पे पहुँचते हो, अर्थात 20 3 23 मिनट में। तो वही कह रहा 3 मिनट अधिक, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार। तो आप क्या करो, जो टाइम है उसको घटा दो, ये ज़्यादा समय ले लेता है, क्यों, क्योंकि इसकी चाल कम हो गई, और ये क्या करता है, तो t1 और t2 माइनस t1 बराबर 3, बस यही वैल्यू रख के आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x बराबर कितना 3। देखो 480 कॉमन हो गया, हमने कॉमन ले लिया, तो 1/x माइनस 8 और माइनस 1/x और बराबर कितना 3 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए, ये 480 हो जाएगा, इसको इधर गुणा कराएं x होगा, ये इधर गुणा होगा तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8, और नीचे लिख सकते हैं कि x माइनस 8 और इंटू x हो जाएगा, और बराबर कितना 3, 3 से इसको काट सकते, 3 1 के 3, 1 बचा, 3 4 18, ये हो जाएगा इतना। अब आप देखो ये x से x कट गया तो 160 और ऊपर कितना बचा गुणे 8, और इसको गुणा करा सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 8x और बराबर कितना 1 हो जाएगा। इसको राइट साइड गुणा कराएंगे तो 160 गुणे कितना 8 बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, क्योंकि 1 से गुणा कराए तो उतने ही आता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, कि उसमें कोई चेंजिंग होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब हम क्या करें, इनको गुणा करा दे, 8 शून्य शून्य 8 छंग 48 के 8, 8 इक्के 8 और 8 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 12, यानी 16 अट्ठे कितना 128 और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो इस साइड 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x माइनस कितना, ये उस तरफ जाएगा माइनस 1280। हम इसको 0 को उधर भेज दे तो कोई चेंजिंग तब भी नहीं होता, 8x और माइनस कितना 1280 बराबर कितना 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना था इनके क्वेश्चन को जो आपको मिलते हैं, तो इनमें केवल समीकरण बनाना था, समीकरण बनाना सीख लिया। एक 3 नंबर क्वेश्चन आपको छोड़े, अगर उसको नहीं सॉल्व कर पाते तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको हमको जरूर आपको बता देंगे। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी, बस आप पढ़ते रहें और मस्त से घूमते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।